नमस्कार साथियों, मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेव, ग्राम पंचायत लालगांव के सोनबरसा नामक ग्राम में हूँ इस समय। यहाँ पर हम जिस बाड़े के विषय में चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे बनाया गया है अवैध बाड़ा, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि ये किस तरह की व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा जायजा लिया जाए। हमारे बीच में एक यहाँ के ग्रामीण हैं, आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अनिल यादव। अनिल यादव। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के निवासी हैं? हम यहीं के हैं। आप यहीं के हैं। तो ये किसके माध्यम से बनाया गया है, मतलब इसमें कौन कौन से किसान सम्मिलित हैं? यहाँ से बहुत से किसान लोग जो जिनका मतलब यहाँ नुकसान होता है, खेत मतलब चर जाता है, वो सभी लोग मतलब पूरी धान उस सीजन में चर गई। इस वजह से लोगों ने सहमत बनाई, किसानों ने, कि हम सब लोग मिलके एक बाड़ा बना देते हैं। अच्छा। बाड़े के अंदर उनको करके उनको चारा पैरा पानी जो भी होगा वो व्यवस्था करेंगे इस तरह से। तो मुख्य रूप से जब आपने यहाँ पे बाड़े की व्यवस्था या क्षेत्रीय किसानों ने करवाई, तो उनको क्या ये बात समझ में नहीं आई थी कि इनके लिए जैसे पशु शेड बना दिया जाए, ऊपर से शेड का निर्माण? देखिए, ऊपर इस ठंड में आज 1 जनवरी वर्ष 2017 है, आज से नया ईसाई वर्ष चालू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, और इस ठंड में इनकी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में भी तो किसान थोड़ा सा समझ सकते थे। हाँ, चर्चा किए थे कि इनको मतलब एक वो बना दिया, पानी ऊपर से अगर मान लीजिए बारिश भी होती, कुछ भी होता है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों बीच में नहीं आए वो लोग, फिर वो नहीं आए। आपके सरपंच कौन है? सरपंच यहाँ एक से नाम उसका नहीं मालूम है, चिकवा है। चिकवा सरपंच हैं। हाँ। और सचिव यहाँ के कौन है आपके लालगांव पंचायत के? श्री कुबेर सिंह जी हैं। अच्छा, सचिव हैं। तो पंचायत के माध्यम से भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई कि एक सार्वजनिक पशु शेड का निर्माण करवा दिया जाए? मतलब वो सलाह तो वही दिए हैं। सलाह सरपंच ही दिए हैं। सरपंच सेक्रेटरी, हाँ। उन्होंने तार और वगैरह की व्यवस्था उन्होंने ही करवाई। मतलब जो अवैध बाड़े में तार, इस तरह से कटीले तार लगाए गए हैं, इसकी व्यवस्था सरपंच सचिव ने करवाई, आपका कहना है? उन्हीं के माध्यम से हुआ। अच्छा जी। तो इनकी खाने पीने की क्या व्यवस्था है? चारा भूसा पानी की क्या व्यवस्था है? इनकी चारा भूसा की व्यवस्था ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पैरा है कि किसी के पास है, उदाहरण के लिए, तो वहाँ ला के अपना यहाँ पहुँचा जाते हैं। फिर जैसे हमारा घर पास में है, हम आके सुबह शाम डाल दिए, या कि और कोई भी आके ऐसे जैसे मैं सुबह अभी आया था, आइए और पास में आते हैं। जैसे मैं सुबह अभी आया था तो इनको कुछ नहीं डाला हुआ था। एक वहाँ पे बछड़ा नहीं, बछिया है। बछिया वहाँ पे मर भी चुकी है, वो भूख प्यास से तड़प करके ठंड में मर गई होगी, क्योंकि ठंड कमज़ोर थी। इन सभी पशुओं के, सभी गौवंशों के, गौ माताओं के जो पेट हैं वो पूरी तरह से दबे हुए हैं। किसी का भी आप पेट देख लें, दबे हुए हैं। अभी हाल ही में मैं सुबह इसकी बना रहा था, तो अंदर जब घुसा तो हमारी तरफ आने लगे। इनकी लालसा रही होगी, अपेक्षा रही होगी कि शायद हम अंदर आए हैं तो इनके लिए कुछ लाए होंगे। तो हमारे पास तो कुछ नहीं था। फिर जब हम बाहर निकले तो जो थोड़ा यहाँ पे खरपतवार पड़ा हुआ था, यही अभी अभी हमने डाला है। तो देखिए, एक खरपतवार सामान्यतः पशु नहीं खाते हैं, लेकिन अभी बड़े चाव से खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको कोई बहुत बड़ा अमृत मिल गया है, बहुत ऐसी चीज़ मिल गई है कि जिनको एक लंबे अरसे से इनकी तलाश थी। तो क्योंकि ये भूखे हुए हैं, इसलिए इनकी ये स्थिति हुई है। क्या हम अपने घर के माल मवेशियों के साथ भी ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। हम अपने घर के माल मवेशियों के लिए अच्छी व्यवस्था करते हैं। आपके कितने घर में माल मवेशी हैं? हमारे हैं 8। 8 हैं। कितनी गाय हैं, कितनी भैंसें हैं, कितने बैल हैं? एक भैंस है, 3 छोटी छोटी उनकी बढ़िया है, 4-5 गाय हैं, और उसके बछड़े बछिए जो है। कितने पशु आपके यहाँ दूध देते हैं? दूध तो इस समय पे नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। गाय मतलब बच्चा देंगी 1-2 महीने बाद। 1-2 महीने बाद बच्चा देंगी। तो दूध आपको पसंद है, दूध और दूध उत्पाद आप खाना पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी आप पालन पोषण कर रहे हैं अपने घर में। क्या क्या व्यवस्थाएं आप अपने घर में पशुओं के लिए करते हैं? पशुओं के लिए हो गया, चारा है, भूसा है, यही व्यवस्था है। कितने एकड़ के काश्तकार हैं आप? मैं टोटल ज़मीन 30-35 एकड़ की लिए है। 30-35 एकड़ की ज़मीन है आपकी टोटल। तो इस तरह से आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में चारा भूसा खरपतवार सभी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपके पशुओं की कोई समस्या नहीं है। ये जो आवारा मवेशी आप लोग कहते हैं कि आवारा मवेशी यहाँ पे जिनको ये अवैध वाणी में रखा गया है, ये आवारा मवेशी कहाँ के हैं, कैसे आ गए यहाँ पर, कुछ एक बता सकते हैं आप? यहाँ जैसे जो छोटे किसान हैं, जो मतलब बस्ती के लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है या कि कुछ भी है, जिनके पास जमीन भी है, तब आजकल लोग मतलब उनको वो नहीं करना चाहते हैं। आपको हाँ, वही लोग ढील
मतलब छोड़ दिए हैं, तो ये इकट्ठा हो गए यहाँ पे। और ये जैसे मान लीजिए इकट्ठा हो गए, जिस खेत में जाते हैं उस खेत को पूरा साफ कर देते हैं। नहीं, वो तो तय बात है कि 50 मवेशी जिस खेत में जाएंगे उसको पूरा साफ कर देंगे, लेकिन जैसे हम अपनी खेतों की, जैसे अपनी घरों की हम सुरक्षा करते हैं, तो अपनी घरों की सुरक्षा के लिए हमने बाउंड्री वाल लगा लिए, घरों के बाहर कटीले तार लगा लिए इस तरह से। तो क्या हम अपने खेतों के लिए भी इसी तरह से व्यवस्था नहीं कर सकते कि हम खटीले तार लगा लें और इस तरह से बाउंड्री लगा लें? मतलब बाउंड्री ना भी लगाएं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल उचित नहीं है कि माल मवेशियों को, विशेष तौर के गायों को, क्योंकि गौ हत्या प्रतिबंधित है और पशुओं के खिलाफ क्रूरता का ये सीधा सीधा मामला आता है। तो इस तरह से अवैध बाड़ों में उनको बिना किसी पर्याप्त आहार के, चारा भूसा पानी के बिना छत के यदि हम उसको इस तरह से रख रहे हैं और वो मर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। धार्मिक तौर पे हिंदू संस्कृति में तो ये अपराध है ही है, क्योंकि गौ माँ हमारी माता के तुल्य मानी गई है। भारतीय संस्कृति में कितना महत्व होता है आप जानते हैं। और इसके अतिरिक्त संवैधानिक कानूनी तौर पर भी, वैधानिक तौर पर भी ये बहुत बड़ा अपराध है। हमें अवैधानिक काम कर रहे हैं इस तरह से। तो क्या लोगों को ये सब जानकारी नहीं रहती है? कैसे वो कानून को हाथ में ले लेते हैं? अब ये तो पता नहीं, बस यही मजबूरी बस की खेत नहीं, मजबूरी हम समझ रहे हैं, लेकिन मजबूरी इनकी भी तो समझनी चाहिए कि मान के चलें, आप तो एक पढ़े लिखे समझ में आ रहे हैं, युवा वर्ग के हैं, कि इनकी क्या आखिर मजबूरी। देखिए वहाँ पे जो बछिया मरी हुई है वो कुत्ते पहुँच गए, उसके चिथड़े नोच नोच कर खा रहे हैं, तीनों कुत्ते हैं किस तरह से। तो यही स्थिति इन जानवरों की होगी, वो एक एक करके इनके सबके चिथड़े इसी तरह से खा जाएंगे, क्योंकि हमने इनको, समाज ने इनको कैद कर दिया, अवैध तरीके से इनको कैद कर दिया। इनकी ज़िंदगी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। समाज ये बात आज भूल चुका है कि ये हमारे लिए कितना महत्व रखती हैं हमारी भारतीय संस्कृति में। आपके यहाँ भी, आप हिंदू हैं, ठीक है, हम धर्मवादिता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म बहुत बृहद है, बहुत बड़ा हृदय है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म कहता है कि एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म ईश्वर एक है और वह सभी जीवों में है, सभी में वही एक ईश्वर व्याप्त है। तो यदि सभी में एक ईश्वर व्याप्त है तो इन हर जीव में, गौ माता में, सब में एक ही ईश्वर है। इनमें तो माता ही है हमारी। गायों को आपको पता है, गायों के बारे में आप कितना जानते हैं भारतीय संस्कृति में? कौन कौन से संस्कारों में इसके गोमूत्र का या गोबर का या इनका आप लोग उपयोग जानते हैं? थोड़ा सा बताएंगे कष्ट करके। गोबर का उपयोग इनके जैसे लीपने में होता है। हाँ, वो तो घरेलू काम में मान लीजिए पोताई के लिए हो गया, और बाकी धार्मिक दृष्टि से, मतलब गोतर्पण में और इस तरह से इनका मतलब पूजा की जाती है। आप धार्मिक व्यक्ति हैं? आप धर्म मतलब ईश्वर को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं? अच्छा, तो यदि आप पूजा पाठ करते हैं, और हमारे समाज में ज़्यादातर लोग पूजा पाठ करते हैं और इन्हीं गौओं की गोबर का उपयोग करते हैं, गोतर्पण वगैरह जिस तरह से आप कह रहे हैं, गोदान वगैरह करते हैं, है ना, किसी के मृतक होने पर गाय का दान देते हैं, ठीक है ना, महापात्र को, ये सब चीज़ें हैं। तो आखिर वही समाज के आप हमारे जैसे लोग ही आज इस तरह से गायों की कैसे दुर्दशा देख सकते हैं? हमने ऐसा क्यों किया हुआ? इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे कि लोगों की आखिर संवेदनशीलता क्यों कम हो गई है? आपकी स्वयं की संवेदनशीलता क्या जागृत नहीं हुई अभी तक? बताएं, थोड़ा सा बताएं। संवेदनशीलता तो है मतलब कि इनको इनके साथ इस तरह से कैसे वो हो रहा है, लेकिन अब वो समस्या दोनों चीज़ें हैं आदमी के पास है। नहीं, समस्या है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे पर तो भगवान ने बुद्धि दी है, मानव को बुद्धि दी हुई है। तो हमारे पास मान लीजिए कि इन्होंने फसल चर रही हैं, तो यदि हमने मान के चलें कि इसी तरह से हमने व्यवस्था कर दी कि भाई हमारे फसल माल मवेशी चर लेते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम उनकी व्यवस्था कर दें, तो हमने ये व्यवस्था कर दी, इनको कैद कर दिया, ठीक है। इतनी तो व्यवस्था और हम पंचायत के माध्यम से या जन सहयोग से कर सकते हैं कि इनके लिए एक शेड का निर्माण कर सकते हैं, शेड का निर्माण कर सकते हैं। इनके लिए एक हम व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं कि भाई आप सुबह शाम इस तरह से इनकी व्यवस्था आप करें, ठीक है, इनको चारा आप खिलाएं, इनको पानी पिलाएं, इनको समय समय पर ढीलें। इस तरह से तो व्यवस्था हो सकती है पंचायत के माध्यम से कि नहीं? हम आपकी, चलिए ग्रामीण स्तर पर हम आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी तो नहीं होनी चाहिए कि हम कानून को हाथ में ले लें, हम किसी भी पशु के साथ, किसी भी जीव के साथ अत्याचार करें, और हम स्वयं, आपका शुभ नाम क्या आपने बताया था पूरा? अनिल यादव। चलिए आप यादव हैं, आप हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति में विशेष तौर पे जो हिंदू धर्म है, इसमें जाति भी है, जातियाँ होती हैं, 4 में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह से बताया जाता है। धर्म में भी है, तमाम हर जगह से बात आ रही है। तो हम इसमें जातिवादिता में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये जिस तरह से अवैध बाड़ा बनाने में हाथ है इस तरह से, तो उन लोगों का है जो इस समाज में तथाकथित संभ्रांत लोग हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं।
जिनको कभी भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इनको आगे किया गया था कि आप इस तरह से भारतीय संस्कृति, जब ये नहीं थी व्यवस्था जो हमारी वर्तमान में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, हम बहुत समय की पहले की बात कर रहे हैं, आज से हज़ारों साल की, तो इस तरह से व्यवस्था थी और इन्हीं धुरियों पर हमारी भारतीय संस्कृति चलती थी, समाज चलता था और वही संस्कार आज भी चले आ रहे हैं, लोग उसको मानते हैं। गायों के प्रति जो भी हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में जो भी सम्मान है, जो भी बचा हुआ है, वो इसी के कारण बचा हुआ है। तो आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वही जो जाति के उच्च वर्ग के जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ज़्यादा इसमें आज लिप्त हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उनके साथ ऐसा अत्याचार तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कर रहे हैं तो उनको तो हम, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ उनको तो नहीं वो कर रोक सकते हैं कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। अच्छा, सरपंच सचिव के अलावा लालगांव पंचायत के और कौन कौन से लोगों का इसमें हाथ हो सकता है, थोड़ा सा बताइए कुछ लोगों के नाम। अब उन्हीं के माध्यम से एक बड़ा और लालगांव जो मार्केट है, हाँ, उसके आप गगे रोड में हाँ, जाएंगे, हाँ, तो एक टर्निंग में है, हाँ है वहाँ पे भी है। मैं कल गया था, मैं गया था बर्रेही और लालगांव के बीच में, है ना, मैं वहाँ पे उस जगह पे गया, वहाँ भी यही स्थिति है और यही, हाँ हाँ, उन्हीं लोगों ने इस तरह से मतलब व्यवस्था, मतलब ये व्यवस्था नहीं है भाई साहब, ये अव्यवस्था है। हाँ, ये सरासर पशुओं के साथ क्रूरता है और हम और ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे और डिस्कशन करने के लिए कुछ होता ही नहीं है भी नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, सब प्रत्यक्ष है। आप देख रहे हैं, हम कहते हैं कि लोग धर्म को ना माने, आज की समय में यदि धर्म नहीं भी मान रहे हैं, धर्म को तो वैसे भी स्वार्थी कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है और धर्म तो लगभग ख़त्म ही हो रहा है हमारी भारतीय संस्कृति से। लेकिन यदि कोई कानून की भी बात करे, कानून को माने, तो हम इस समाज से पूछना चाहते हैं, इस शासन प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि किस कानून के दायरे के अंतर्गत, कौन सा कानून आज ये अनुमति देता है कि हमारे गौ वंशों को, हमारे कोई भी पशुओं को इस तरह से उनके खिलाफ क्रूरता की जाए। यह निश्चित तौर पर पशुओं के खिलाफ क्रूरता है और इसके अंतर्गत सीधे सीधे दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से यह गौवंश और यह पशु इस तरह से यहाँ पे बंद हैं, ठीक इसी तरह से इनको भी जेल की हवा खिलानी चाहिए, तभी जा कर के न्याय हो पाएगा। और बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, पूरे रीवा ज़िले की हम आपको दिखा रहे हैं और उन बाड़ों का हम सर्वे करने निकले हुए हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन बाड़ों में जानवरों के साथ, विशेष तौर पर गौ वंशों के साथ भारी अत्याचार किया जा रहा है। इसी के साथ मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं पशुप्रेमी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, आपको मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेयो, ग्राम पंचायत लालगांव के ग्राम सोनवर्षा से वापस लिए चलता हूँ, यह पूरा का पूरा हृदय विदारक वाकया दिखाते हुए। धन्यवाद।